नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी में हुई बगावत की, जंतर मंतर में तेज होते युवाओं के प्रदर्शन की। देखेंगे इंडिया गठबंधन से क्यों डरी मोदी सरकार, राम मंदिर मामले में हुआ क्या खुलासा, जानेंगे कैसे वागी कुट ने ममता के सामने टेके घुटने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम एशिया में गहराते संकट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है बीजेपी। एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। मेरठ में दलित छात्रा की जान जाने के मामले में पीड़ित परिवार से मिले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। छात्रा की मां को दी 2 लाख रुपए की सहायता। यूपी सरकार और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कर्नाटक में फंड की कमी के कारण रुके हुए पंचायत चुनाव। ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे ने केंद्र पर करोड़ों का फंड रोकने का लगाया आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन को बताया तानाशाही कदम। वियतनाम में हुआ बड़ा हादसा। फू क्योक द्वीप के पास पलटी भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव। 15 लोगों की गई जान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिलचस्प हो रहे मुकाबले। तीसरा क्वार्टर फाइनल आज नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। रात 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी पर अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। उनके फैसलों को अब पार्टी के अंदर ही चुनौती मिलने लगी है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया, जमकर हुड़दंग मचाया, चेतावनी दे दी कि अगर पार्टी ने टिकट को लेकर फैसला नहीं पलटा तो बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी हाईकमान ने अब तक मध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि बिहार में उम्मीदवार बदल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। मध्य प्रदेश और बिहार में बीजेपी के टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया। खुद की उम्मीदवारी तय मान रहे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था। समर्थकों को दतिया बुला लिया था, लेकिन पार्टी ने टिकट मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को दे दिया, जिसके बाद नरोत्तम समर्थकों ने बवाल मचा दिया। हाईकमान को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी। नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया, पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस के 8 जवान घायल हो गए। इसके साथ ही पार्टी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। दतिया जिला बीजेपी अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा सहित पूरी जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। कई पार्षदों ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। नरोत्तम खुद दिल्ली पहुंच गए, अपनी दावेदारी को फिर से पेश किया, कहा कि उम्मीदवारी पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि हम टिकट नहीं बदलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि पार्टी में टिकट बदलने की परंपरा नहीं है। वैसे कैलाश को शायद ये याद नहीं है कि कुछ ही घंटों पहले बीजेपी ने बिहार में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके समर्थकों के हंगामे के चलते एक बात तो साफ हो गई है कि अब तिवारी हो या मिश्रा, उम्मीदवार कोई भी हो, उसे नुकसान उठाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस हंगामे को लेकर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री के उग्र समर्थकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और आज दतिया उग्रवाद की आग में झुलस रहा है। दतिया की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को उसके कुशासन और विफल कानून व्यवस्था का उपचुनाव में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पटवारी ने सीधे सीधे सीएम मोहन यादव को सवालों में खड़ा कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय की कमान भी वो ही संभाल रहे हैं। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बवाल मचा रहे हैं, वहीं बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने यहां पर अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभिषेक ने खुद ही टिकट वापस कर दिया था, जबकि खबर ये आ रही है कि पार्टी ने ही उन्हें टिकट वापस करने के लिए मजबूर किया। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे, लेकिन ये तर्क भी किसी के गले उतरता नहीं दिख रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी को अभिषेक की हार तय दिखाई दे रही थी, इसलिए उम्मीदवार बदला गया है। इसे लेकर आरजेडी ने तीखा हमला किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। बीजेपी अब कह रही है कि उसके माता पिता के चारा घोटाले में सम्मिलित होने की खबर थी। अरे मूर्खों, चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा आपकी सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि जब नीतीश मिश्रा को बीजेपी टिकट दे सकती है, मंत्री बना सकती है, तो अभिषेक का टिकट क्यों काटा गया? साफ है बीजेपी दबाव में दिख रही है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक पार्टी में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं युवाओं के प्रदर्शन ने भी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन का आज 22वां दिन रहा। इस दौरान अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो लगातार डटे हुए हैं। तो क्या है सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ताजा अपडेट? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों युवाओं के गुस्से और विरोध की आवाज का बड़ा केंद्र बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस आंदोलन का 22वां दिन रहा। लंबा समय बीतने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला कम होता नजर नहीं आ रहा। वहीं युवाओं के समर्थन में अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत अब चिंता का विषय बनती जा रही है। उनके अनशन का आज 14वां दिन रहा। बताया जा रहा है कि उनका शुगर लेवल काफी कम हो चुका है और वजन भी 7 किलो से ज्यादा घट गया है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में सोनम वांगचुक कमजोरी की वजह से गिरते हुए भी नजर आए, लेकिन बिगड़ती सेहत के बावजूद वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस बीच डीवी लाइव के संवाददाता इकरार ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इस दौरान युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली। पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। वहीं कुछ युवाओं ने शिक्षा बजट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और घपलेबाजी के गंभीर आरोप लगाए। अब इस आंदोलन को राजनीतिक दलों के साथ फिल्मी जगत का समर्थन भी मिलने लगा है। आज अभिनेता प्रकाश राज जंतर मंतर पहुंचे और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही सत्ता को परेशान करते हैं, लेकिन कभी हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। इससे पहले पंजाबी गायक काका समेत कई कलाकार भी आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं, जिससे युवाओं का ये प्रदर्शन लगातार और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर युवाओं ने मोर्चा खोला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को 52 दिग्गज नेताओं को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन अब तक उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, जिसके पीछे की वजह मोदी सरकार की बौखलाहट बताया जा रहा है, जिसके बाद सियासी टकराव तेज हो गया है और इसी कड़ी में सीएम उमर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता मोदी सरकार पर भड़की हुई दिखाई दे रही है। इस बीच राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कुल 52 दिग्गज नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, लेकिन अब तक उन्हें प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली है। उल्टा बीजेपी नेताओं की तरफ से उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने कहा कि ये प्रदर्शन राज्य के दर्जे की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं अब बीजेपी नेताओं की ऐसी बयानबाजी और प्रदर्शन करने की अनुमति न मिलने पर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम उमर ने कहा कि पार्टी ने कई दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा 20 जुलाई को एक कार्यक्रम होना है, अगर हमें उसके लिए अनुमति मिलती है, हम अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे कार्यक्रम को खराब करने में लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 से 5 दिन से मंजूरी का इंतजार कर रही है। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने के एनसी के तेज अभियान का हिस्सा है। बिना किसी का नाम लिए सीएम उमर ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व एनसी की योजनाओं को नाकाम करने में जुटे हैं। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका हमला सीधे तौर पर बीजेपी पर ही था। वहीं मुख्यमंत्री के तेवर से ये साफ है कि अगर जल्दी ही प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली तो प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच शुरू हुआ ये सियासी टकराव बढ़ सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। इंडिया ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, तो राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी फंसी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कई अहम सुनवाई भी होनी है। इसी बीच पुलिस जांच ने नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2 आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष का बड़ा बयान और सियासी आरोप प्रत्यारोप ने इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर मचा बवाल थमता नहीं दिख रहा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और 13 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। वहीं जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है।
अब अयोध्या पुलिस ने इस मामले के 2 अहम आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। जांच एजेंसियों का मानना है कि दोनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ होने पर चढ़ावे की कथित हेराफेरी, पैसों के लेन देन, दूसरे संभावित आरोपियों की भूमिका और पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। इस अर्जी पर अदालत में जल्द सुनवाई भी होनी है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे राम मंदिर पर लगा कलंक बताया और कहा कि सालों के संघर्ष के बाद बने इस भव्य मंदिर से जुड़ी ऐसी घटनाएं सभी श्रद्धालुओं को दुख पहुंचाती है। इससे पहले भी वो इस मामले में डकैती जैसा गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उधर इस विवाद का असर श्रद्धालुओं की आस्था पर भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कमी आई है। पहले जहां बड़ी रकम के नोट ज्यादा मिलते थे, जैसे 500 के नोट या 200 के नोट, वहीं अब छोटे नोटों की संख्या बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि चढ़ावे की गिनती को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इस बीच पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है और उन्हें चोर करार दिया है। अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। राम मंदिर के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है तो बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। चुनाव चिन्ह से लेकर नाम, कार्यालय, हर चीज पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इस बीच शहीद दिवस को लेकर भी एक लड़ाई तेज हो गई है और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक और संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस बार टीएमसी के दो धड़ों तृणमूल ममता बनर्जी खेमा और ऋत्विक बनर्जी खेमे के बीच इस दिन को भुनाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। दोनों की ही तरफ से धर्मतला में कार्यक्रम करने की मांग की गई थी, लेकिन दोनों की ही मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बाकियों की बनाई गई टीएमसी यानी ऋत्विक बनर्जी की टीएमसी ने 2 अपने पैर पीछे खींच लिए और एक नई जगह कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी। और अब जानकारी सामने आ रही है कि 21 जुलाई को कोलकाता की गांधी मूर्ति के पास शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नई तृणमूल को प्रशासनिक अनुमति मिल गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने तीवर बरकरार रखे और जहाँ टीएमसी पार्टी हर साल शहीद दिवस मनाती है, वही मनाने की मांग पर अड़ी हुई है। इसके लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली करने के लिए इजाजत मांगी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली गुट की तरफ से पेश वकील सिरसानिया बनर्जी ने कहा कि याचिका में कोलकाता पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने को चुनौती दी गई है। ममता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हर साल एस्प्लैनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने शहीद दिवस रैली आयोजित करती है, लेकिन इसके लिए इजाजत की अर्जी पुलिस अधिकारियों ने अभी तक लंबित रखी है। हमारी डिमांड है कि 21 जुलाई को उस जगह पर रैली करने की इजाजत दी जाए। हालांकि अभी इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन जिस तरह टीएमसी के बागी गुट ने पैर पीछे खींचे हैं, उसे लेकर कहा जा रहा है कि बागी गुट के नेता ऋत्विक बनर्जी को पहले ही आभास हो गया था कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आने वाला, जिससे उनकी किरकिरी तय थी और इसलिए उन्होंने खुद ही अपना फैसला बदल दिया। और जिस तरह से पिछले कई मामलों में हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को राहत मिली है, उसे देखकर लग रहा है कि फैसला उनके ही हक में आ सकता है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। बंगाल में इन दिनों सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एक तरफ टीएमसी में टूट देखी जा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विपक्ष शुरू से ही यूसीसी का विरोध करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर इस प्रक्रिया में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है। तो कौन कौन शामिल है इस कमेटी में और क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही ऐलान किया था कि यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि जब से बंगाल में यूसीसी लाने की बात कही गई है, तब से ही टीएमसी इसका विरोध कर रही है। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज भी हुआ है, लेकिन फिर भी इस बिल को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 9 सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई है, जिसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, रेजिडेंट कमिश्नर दुष्यंत नरियाला, आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह, गृह सचिव संघमित्रा घोष, बंगबाशी कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर रत्ना भट्टाचार्य, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन गोपाल चंद्र मिश्रा, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील उस्मान गनी मलिक और निर्मल्या भट्टाचार्य शामिल हैं।
ये कमेटी यूसीसी बिल 2026 के ड्राफ्ट की जांच करेगी और राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की राय लेगी कि वो इस बिल के कितने पक्ष में हैं। इस बिल में एक से ज्यादा शादी पर रोक, पुरुषों और महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के नियम शामिल हो सकते हैं। वहीं कमेटी को 4 हफ्ते के अंदर काम पूरा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ड्राफ्ट आने के बाद ही इस बिल पर आगे कुछ काम हो पाएगा। लेकिन विपक्ष के तेवरों से अभी से साफ है कि अगर ये बिल पास हुआ या लागू हुआ तो वो शांत नहीं बैठने वाला। यूसीसी को लेकर टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह बिल का विरोध करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने भी सरकार की टाइमलाइन पर सवाल उठाए हैं। यानी साफ है कि बीजेपी सरकार अपने लिए हुए फैसले में बुरी तरह से फंस सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम एशिया में गहराते संकट की। अमेरिका और ईरान में ठन गई है। दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान में फिर छिड़ेगी जंग? तो क्या है इस वक्त पश्चिम एशिया में हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर ठन गई है। ट्रंप सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। अब ईरान को फैसला करना है कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा, जिस पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की जान का बदला जरूर लूंगा, बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। मुज्तबा ने साफ कर दिया कि अमेरिका से बदला लिया जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका भी टेंशन में है क्योंकि ईरान की जनता भी लगातार बदले की बात कर रही है। ट्रंप भी ये बात पहले कह चुके हैं कि वो ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान उनकी जान लेना चाहता है और अब एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और इस बार ये पूरा बवाल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मचा हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज पार कर रहे मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया, उन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका को ये मानना पड़ेगा कि हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है। हॉर्मुज के चलते एक बार फिर अमेरिका और ईरान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जंग से अमेरिका ने इसराइल को दूर ही रखा है, जिससे ये माना जा रहा है कि ट्रंप दबाव में है क्योंकि इसराइल अगर ईरान पर हमला करता है तब एक बार फिर जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के तेवरों के चलते ट्रंप दबाव में दिख रहे हैं, फिर भी वो ईरान को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की तरफ से मुझ पर हमला होता है, मेरी जान लेने की कोशिश होती है, तब ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हमारी मिसाइलें ईरान की तरफ निशाना साधे हुए हैं। अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक कर दी गई हैं। मेरे एक इशारे पर ईरान में तबाही मच जाएगी। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। फैसला अमेरिका को करना है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।